दोस्तों ये स्टोरी का 74 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। गरिमा आकर सिटिंग एरिया में खड़ी हो गई। उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, आपने मुझे बुलाया? शिवाय ने राधा और राघव की तरफ देखकर कहा, इनसे मिलो, राधा और राघव हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये तुम्हें देखना चाहते थे। गरिमा ने हल्की सी गर्दन घुमाकर राधा और राघव को देखा तो वह कुछ देर तक उन्हें ही देखती रही, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन 2 साल के बच्चे को क्या ही याद होता है। उसने राधा और राघव को देखकर हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोली, जी नमस्ते। राधा और राघव दोनों ही आंखें नम हो गई। दोनों ने ही 18 साल बाद अपनी बच्ची को देखा था। राधा अपने इमोशंस को लगभग कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती हुई चुपचाप बैठी रही। शिवाय ने गरिमा को देखकर कहा, गरिमा जाओ राधा जी के पास बैठो। गरिमा ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय ने एक बार फिर गरिमा को राधा के पास बैठने का इशारा किया। गरिमा अब कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, वह चुपचाप जाकर राधा के पास बैठ गई। राधा ने अपना एक हाथ उठाकर गरिमा के गाल पर रखा और गरिमा को भी कुछ महसूस हुआ, जैसे वह इस छूने में बहुत प्यार से हो। गरिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी शिवाय बोला, इनकी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी है, पर अफसोस वह लड़की खो गई है, इसीलिए राधा जी तुम्हें देखकर इतना भावुक हो गई हैं। यह सुनकर तो गरिमा का दिल पिघल गया। उसने राघव और राधा को प्यार से मुस्कुराकर देखा और फिर राधा की आंखों से आंसू साफ करती हुई बोली, आंटी परेशान मत होइए, आपकी बेटी मिल जाएगी। आप मुझे बताइए आपकी बेटी कहाँ खोई थी? मैं बहुत बच्चों की मदद करती हूँ, अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर ले आऊंगी। यह सुनकर कि उनकी बेटी बहुत बच्चों की मदद करती है, राधा के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आई। फिर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बोली, नहीं बेटा, हमारी बेटी हमें मिल जाएगी, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। गरिमा कुछ कहती उससे पहले ही शिवाय बोला भी, युग बहुत रात हो गई, गरिमा को घर छोड़कर आओ। युग अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक अंगड़ाई तोड़कर बोला, चले बीबी। गरिमा ने गुस्से में युग को देखा। इतने में शिवाय फिर बोला, जाओ गरिमा बेटा, बहुत रात हो गई, घर चली जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। गरिमा मन ही मन खुद से बोली, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि मेरे माँ बाप परेशान हो रहे हों, और अगर इतनी अच्छी किस्मत होती तो मेरे माँ बाप मुझे हॉस्टल नहीं भेजते। गरिमा अपने ही दुख से अकेली लड़ रही थी, वह दुख जिसका तो युग को पता भी नहीं था, फिर भी उसने कभी भी अपने माँ बाप के नाम पर आंच नहीं आने दी। गरिमा उठकर युग के पास गई। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा और बोला, चले बीबी, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए, आखिर 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। युग ने इतना कहकर वह गरिमा को लेकर मेंशन से बाहर जाने लगा। राघव और राधा दोनों ही नम आंखों से अपनी बच्ची को जाते हुए देख रहे थे। उनके बच्चे उनके सामने थी और वह चाह कर भी उस पर अपना प्यार नहीं लुटा पा रहे थे। इसको देखते ही देखते गरिमा और युग वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय ने एक नौकर को देखकर कहा, गेस्ट रूम तैयार करवा दो, राघव और राधा को आज से यहीं रहेंगे। और तभी राघव बोला, नहीं नहीं सर, मेरा फ्लैट है, मैं वहीं चला जाऊंगा। तभी दिव्यांश बोला, ठीक है राधा जी, आप भी चली जाइए। राधा ने गुस्से में राघव को देखा तो शिवाय ने हल्का सा हंसते हुए कहा, यह क्या है, आप भूल गई राधा जी, मैंने क्या कहा था? राधा अब चुपचाप उठ गई। राघव धीरे धीरे मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वह लड़खड़ा गया क्योंकि उसकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी। उसने एकदम से अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उस वक्त वो कितने में दर्द है। राधा उसके पास आई और बोली, राघव तुम कभी अपना ध्यान नहीं रखते, क्यों ऐसे हो? एक बार फिर राधा और राघव के बीच में मीठी सी नोक झोंक शुरू हो गई। शिवाय और दिव्यांश ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ही उठकर राघव और राधा के पास आए और बोले, चलो हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, आखिर आप तो हमारे खास मेहमान हो। थोड़ी देर में राधा और राघव मेंशन से चले गए। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही गार्डन में खड़े हुए थे। शिवाय बोला, यार तेरी भाभी नाराज हो गई। यह सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। वह बोला, फाइनली इतने सालों बाद साली साहिबा नाराज है, फिर तो मजा आएगा। इतना कहकर वह अंदर जाने लगा। तभी शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, कुछ तो शर्म कर ले यार, चल दिया उसे भड़काने, प्लीज, वह पहले ही नाराज है, ऊपर से तू, मैं खुद मना लूंगा। दिव्यांश बोला, तुझसे नहीं मनाया जाएगा, मैं बात करके आता हूँ। शिवाय ने गुस्से में कहा, अरे तू बात नहीं करेगा तो उसे
और भड़का देगा। प्लीज यार मत कर। इतना कहकर सिवाय पैर पटक कर मेंशन के अंदर चला गया और अगले 10 मिनट में सिवाय अपने कमरे में था और चुपचाप खड़ा हुआ अपने आर्या को देख रहा था। वहीं आर्या उस कमरे में रखे हुए गिफ्ट को अरेंज कर रही थी। सिवाय ने धीरे से कहा, आर्या ठीक कर देंगे नौकर, तुम इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? यह सुनते ही आर्या ने गुस्से में सिवाय को देखा। सिवाय ने अपना सलाइवा गटक लिया, फिर प्यार से बोला, छोड़ो, मेरे कहने का मतलब है कि तुम अपने नाजुक नाजुक हाथों को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? नौकर है ना, वह कर देंगे। आर्या ने हाथ बांधकर बड़े प्यार से कहा, और क्या क्या कर देंगे? नौकर बताओ ना, मुझे तो बहुत सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। क्या कोई नौकर पार्टी में तुम्हारी जगह ले सकता है? बताओ, क्या मैं अब किसी नौकर के नजदीकियां बढ़ाने लगूं? क्योंकि मेरे पति को तो मेरी परवाह नहीं है। कहते हुए आर्या की आंखें भीग चुकी थी। सिवाय को आर्या की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसकी पत्नी अपना नाम किसी नौकर के साथ जोड़े, वह भी उसी के सामने। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि इस वक्त वह कितने गुस्से में है और खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वह कहीं ना कहीं समझ रहा था कि उसी की गलती है कि आर्या ऐसी बात कर रही है। सिवाय ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया। सिवाय प्यार से बोला, अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो तुम्हारी नौकर की बात कर रहा था। मतलब मेरे जमाना तो है नौकर बीबी का, मैं जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा। तुम्हारा या नौकर तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ क्या करना है? इतना कहकर सिवाय बेड पर रखे हुए गिफ्ट को उठाकर टेबल पर रखने लगा। फिर बोला, देखो, तुम्हारा या गुलाम हमेशा तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम जब चाहो अपने गुलाम से काम करवा सकती हो। या आर्या गुस्से में बोली, सिवाय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और आप यह बात कर रहे हो तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना सच कहती हूँ बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी और घर में शादी का माहौल है। मैं नहीं चाहती कि इस माहौल में मेरे और आपके बीच में महाभारत हो जाए। सिवाय ने सारे गिफ्ट बेड से हटा दिए और फिर बेड पर चढ़ता हुआ बोला, अच्छा ना, छोड़ो, नाराज भी आओ, मेरे पास आओ, प्यार भरी बातें करते हैं। अरे अभी हाथ बांधे। आर्या सिवाय को देख रही थी, उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। सिवाय ने एक हाथ अपने सिर के नीचे लगाया और प्यार से बोला, तुम तो कभी ऐसा नहीं करती, तो आज क्यों कर रही हो? ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार तुम्हें बिना बताए चला गया? यह सुनते ही आर्या की आंखों में आंसू आ गए और आर्या की आंखों में पानी देखकर सिवाय सीरियस हो गया। आर्या बोली, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं हर बार आपको समझ जाती हूँ, हर बार सोचती हूँ कि सिवाय तो बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। वह अगर मुझे बिना बताए कहीं गए हैं तो जरूर कोई रीजन होगा और हर बार अपने दिल को समझा लेती हूँ। सिवाय आपको याद है कि हमने एक साथ अकेले में 1 घंटा कब बिताया होगा? सिवाय ने धीरे से कहा, वह जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तब हमने एक साथ रात बिताई थी। आर्या ने गुस्से में सिवाय को देखा और चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं उस वक्त की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे बीच बातचीत कब हुई थी? कब हम साथ में डिनर करने गए थे? कब हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया था? कुछ याद है? सिवाय अब चुपचाप बैठ गया और उसने एक नजर आर्या को देखा और समझ भी रहा था कि आर्या क्यों शिकायत कर रही है। ऐसे ही तो आर्या ने जिंदगी काटी थी। सिवाय का इंतजार करते करते बस इसी बात की तसल्ली थी कि उसका ऑलराउंडर उसके पास है। कुछ सिवाय टाइम नहीं देता था, कुछ अभिमान आर्या को परेशान करता था। बस आर्या की जिंदगी तो ऐसे ही कट गई। आर्या वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी। सिवाय ने एक हाथ उठाकर हल्का सा आर्या के बाजू को टच किया तो आर्या ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और फिर से रोते रोते बोली, इस उम्र में तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकती, इस उम्र में अपने पापा के घर भी नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, मैं बस सारी जिंदगी इंतजार ही करती रहूंगी। इतना कहकर उसने हल्का सा चेहरा उठाकर सिवाय को देखा और बोली, क्या आपका मन नहीं करता मुझसे बात करने का, मेरे पास रहने का, मेरे साथ डिनर पर जाने का? नहीं करता क्या? कोई और पसंद आ गई? सिवाय अब भी कुछ नहीं बोला और तभी उसके कानों में हल्की सी किसी के हंसने की आवाज आई। उसने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे किसी का पैर दिखाई दिया। वह पैर किसी और का नहीं, दिव्यांश का था, जो उन्हीं के कमरे के बाहर खड़ा हुआ उन दोनों की लड़ाई एंजॉय कर रहा था। सिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो अच्छे से जानता था कि वह दिव्यांश है, उसके अलावा कोई
और हो ही नहीं सकता। पूरे घर में एक दिव्यांशी था जो शिवाय से टक्कर ले सकता था, वरना तो सब लगभग शिवाय से दूरी बनाकर ही रखते थे, क्योंकि शिवाय जितनी जल्दी मुस्कुराता था उतनी जल्दी गुस्सा भी कर देता था। शिवाय ने प्यार से कहा, एक बार और माफ कर दो। आर्या बोली, मुझे नहीं करना माफ, बस आप इस कमरे से चले जाइए। मेरा मन नहीं है आपके साथ एक ही कमरे में रहने का, वैसे भी तो ज्यादातर स्टडी रूम में ही आप रहते हैं, वहीं चले जाइए, प्लीज चले जाइए। इतना कहकर उसने शिवाय की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। शिवाय ने धीरे से कहा, ए छुईमुई सुनो ना, गलती मान तो रहा हूँ, एक आखिरी बार माफ कर दो। आर्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही, और तभी शिवाय के कानों में फिर से हल्की सी हंसने की आवाज हुई। शिवाय ने फिर से दरवाजे की तरफ देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि दिव्यांश अभी वहीं खड़ा है। वहीं आर्या खुद में इतनी परेशान थी कि उसने नोटिस नहीं किया कि कोई उनकी लड़ाई सुनकर हंस भी रहा है। शिवाय ने एक बार फिर कहा, अच्छा बताओ, कहाँ जाना चाहती हो कि शादी के बाद मैं और तुम वहीं चलेंगे? यह सुनकर आर्या लगभग चिल्लाते हुए बोली, शिवाय आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ चले जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे बात, प्लीज चले जाओ। और तभी कमरे में दिव्यांश एकदम अनजान बनकर आया और बोला, आर्या वाह, तुमने मेरी घड़ी देखी क्या? दिव्यांश की आवाज सुनकर आर्या जल्दी से अपने बेड से खड़ी हो गई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए, और फिर वह पलट कर दिव्यांश को देखकर बोली, हाँ जीजू, आप कुछ कह रहे थे? दिव्यांश ने आज छोटी आंखें की और बोला, तुम रो रही थी? आर्या ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और नहीं तो कहा, शायद कुछ आंख में चला गया था। आप बताओ, आप क्या कर रहे थे? दिव्यांश ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय तो पहले ही सुलगती हुई आंखों से दिव्यांश को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि चुपचाप निकल जा, वरना सच कहता हूँ तेरे और दृष्टि के बीच में ऐसी लड़ाई करवाऊंगा जो बुढ़ापे तक खत्म नहीं होगी। दिव्यांश ने भी हंसकर मन ही मन खुद से कहा, बेटे तू कमी नहीं करता, पिछली बार मेरे और दृष्टि के बीच में तेरी वजह से लड़ाई नहीं युद्ध हुआ था। मुझे यह पता है कि मैंने उसे कैसे मनाया था। शिवाय भी मन ही मन बोला, तो क्या तुम मुझसे बदला लेगा? दिव्यांश ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तो मौके की तलाश में था कि कब मुझे तुझसे बदला लेने का मौका मिले, और आज मैं यह मौका छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम? दिव्यांश ने फिर से आर्या को देखकर कहा, आर्या एक तो तुम रोना बंद करो, तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अब तुम रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज अपने आंसू साफ कर लो और मुझे बताओ क्या किया है इसने, बताओ। देखो आर्या, मैंने वरदान साहब से वादा किया था कि मैं उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। शिवाय तो हैरानी से अपने भाई को देख रहा था, खुद ही आग में घी डाल रहा था और खुद ही हाथ से बुझा रहा था। दिव्यांश के बहुत ज्यादा पूछने पर आर्या सुलगती हुई बोली, या मुझे टाइम नहीं देते, मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे मैं इसे टाइम नहीं देता क्योंकि मैं तो बिजी रहता हूँ, लेकिन तू तो खाली रहता है ना, तू भी तो दृष्टि भाभी को टाइम नहीं देता। यह सुनकर दिव्यांश हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, मेरा जाना जरूरी था तो अच्छे से जानता है, लेकिन तू मेरे साथ जिद करके क्यों गया? तू ही कहता है ना कि दृष्टि भाभी बहुत खिचखिच करती हैं, इसलिए चल मुझे भी अपने साथ ले चल। तेरी शिकंजी तुझे बहुत परेशान करती यार, तेरी जैसी भी है तेरी बीबी है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बीबी से ऐसे बात करनी चाहिए। भूल गया तूने उसे कितना परेशान किया था? दिव्यांश अभी हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, देख मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मैं दृष्टि भाभी की बुराई नहीं सुन सकता, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सहा है। दिव्यांश शिवाय की चालाकी समझने की कोशिश कर रहा था और अगले ही सेकंड उसे शिवाय की चालाकी समझ आ गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हल्का सा पीछे पलट कर देखा तो दृष्टि खड़ी हुई थी, और दृष्टि को देखते ही दिव्यांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। वहीं शिवाय ने मुस्कुराकर दिव्यांश को देखा, जैसे कहना चाहता हो, अब तू अपनी वाली को मना और मैं अपनी वाली को। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, शिवाय मैंने तुमसे कब कहा कि दृष्टि ऐसी है वैसी है, बल्कि तुम्हारी दृष्टि भाभी तो बहुत अच्छी हैं, उससे ज्यादा अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। मैं ही जानता हूँ कि मेरी शिकंजी कितनी खट्टी मीठी है। दिव्यांश ने इतना ही कहा था कि पीछे से शिकंजी बोली, अब मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं
अच्छे से जानती हूँ दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाना ही आता है। दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा कुछ सिवाय से कहा होगा? दृष्टि दांत पीसते हुए बोली, तुम कमरे में चलो फिर बताती हूँ। इतना कहकर दृष्टि वहां से चली गई और दिव्यांश ने ऐसे में सिवाय को देखा। सिवाय ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं दृष्टि भाभी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। दिव्यांश ने भी दांत पीसते हुए कहा, मैं दृष्टि को थोड़ी ही देर में मना लूंगा, लेकिन तूने जो किया है ना, उसके चलते आर्या तुझे कभी माफ नहीं करेगी। जब से शादी हुई है आर्या बस तेरा इंतजार ही करती रही, तूने कभी उसके लिए वक्त नहीं निकाला। अरे इतना तो ऑफिस में काम भी नहीं होता जितना तू बिजी होने का नाटक करता है। अब तो कितना ही काम बच्चों ने संभाल लिया है, लेकिन तू बस आर्या से दूर जाने के बहाने ढूंढता है। सिवाय ने हाथ बंद कर कहा, तू जा वरना तेरी शिकंजी कुछ ज्यादा ही नमकीन हो जाएगी। फिर बोलता रहे यो चीनी। दिव्यांश पैर पटक कर वहां से चला गया। उसके जाते ही सिवाय ने आर्या को देखा और बोला, आर्या आई एम रियली वेरी सॉरी। छुईमुई मेरी बात तो सुनो, मैं सच में बहुत बिजी था। आर्या अब सिवाय से बात नहीं करना चाहती थी। उसने तकिया उठाया और बोली, अब हमारे बीच तो लड़ाई थी ही, आपने जीजू और दीदी के बीच में ही लड़ाई लगा दी। आप अच्छे से जानते थे कि दृष्टि दी दरवाजे के पास खड़ी हैं, उसके बाद भी आपने ना जाने क्या कुछ कह दिया और अब आपको लगता है इतना सब कुछ करने के बाद, मेरे दीदी जीजू के बीच लड़ाई करवाने के बाद मैं आपको माफ कर दूंगी। भूल जाइए। इतना कहकर आर्या तकिया लेकर वहीं अटैच रूम की तरफ बढ़ गई। सिवाय बोला, छुई मुई हमारे बीच कितनी भी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन तुम मुझसे कभी अलग नहीं हुई। आर्या ने पलट कर सिवाय को देखा और बोली, आज से पहले इतना दर्द भी नहीं हुआ था, लेकिन आज बहुत दर्द हो रहा है। हर एक फंक्शन में, हर एक त्योहार में, हर एक सेलिब्रेशन में मैंने खुद को अकेला ही पाया है। इतना कहकर आर्या ने अपने आंसू पोंछ लिए और उस कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही सिवाय बेड पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आर्या के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे और धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगा कि आर्या की शिकायत जायज है। सच में उसने आर्या को इतना वक्त नहीं दिया जितना वह दे सकता था, उतना प्यार नहीं किया जितना वह कर सकता था, और आर्या हमेशा अपनी समझदारी के चलते सिवाय से कभी शिकायत नहीं करती थी। दूसरी तरफ दिव्यांश कमरे में आकर चुपचाप खड़ा रहा। दृष्टि गुस्से में बोली, दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती? आर्या के इमोशंस का मजाक बनाकर रख दिया। अरे सिवाय तो है ही नहीं, ऐसा मस्ती मजाक करता है, लेकिन आप तो समझदार हो। तुम्हें तो चाचू कहते हैं कि उनका दिव्यांश बहुत समझदार है। आप सिवाय के साथ जाकर मजाक करने लगे। आपको सिवाय को समझाना चाहिए था और आप उन दोनों की लड़ाई में घी डालने की कोशिश करने लगे। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है, थोड़ी भी समझ नहीं है? तो क्या? दिव्यांश ने इतना देर दृष्टि को देखा और फिर चुपचाप सर झुका लिया। दृष्टि बोली, ऐसे मेरे साथ देव की तरह मासूम बनकर मत खड़े रहो। दादा बनने वाले हो, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। मैं तो यही सोचकर परेशान रहती हूँ कि जब हम दादा दादी बनेंगे तो पता नहीं मेरा पोता आपके साथ रहकर कैसा हो जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में भी मजाक मस्ती सूझती है। वह कोई आपका यार है या फिर अभी अभी कॉलेज खत्म किया कि मस्ती मजाक में उन दोनों का ब्रेकअप करवा दो? थोड़ी सी समझ है कि आर्या ने सिवाय के साथ कैसी जिंदगी गुजारी है? आप तो मर्द हो ना, समझ नहीं आएगा। मैं बताती हूँ, एक औरत के लिए सबसे मुश्किल वक्त वही होता है जब अपने पति का इंतजार करती है और पति नहीं आता। आर्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आप समझते क्यों नहीं? इतना कहकर दृष्टि गुस्से में सोफे पर बैठ गई। अगले ही पल उसकी आंखें नम हुई। दृष्टि बोली, दिव्यांश आपको पता है आर्या ने बचपन से ही सब कुछ सहा है। वह चुपचाप सहती थी। उसके बाद उसकी जिंदगी में सिवाय आया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं सिवाय के होते हुए भी वह अकेले ही है। दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और आकर दृष्टि के पास बैठ गया और उसने दृष्टि का सर अपने सीने पर रखा और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, सॉरी, गलती हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी शिकंजी। मैं तो अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उन दोनों की लड़ाई सीरियस हो चुकी है। दृष्टि बोली कि लड़ाई नहीं हुई, बल्कि आर्या सिवाय से नाराज है। दिव्यांश ने पूछा, और क्यों नाराज है? आज फंक्शन में मिस्टर एंड मिसेज आहूजा आए थे, पलाश और पवित्रा को लेकर शादी के
इतने सालों बाद भी मिसेज आहूजा ने पवित्रा को अपनाया नहीं, जबकि पवित्रा और पलाश में आज भी उतना ही प्यार है जितना शादी के वक्त था। उसकी मां ने पवित्रा को लगभग सबके सामने ही डांट दिया। फ्लैशबैक, सगाई का फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। धीरे धीरे मेहमान भी जा चुके थे, लेकिन कुछ मेहमान बचे हुए थे जिन्हें हीर और हर्षवर्धन भेज रहे थे। और तभी एक कांच टूटने की आवाज आई। मिसेज आहूजा ने पलट कर देखा तो पवित्रा उनके पीछे खड़ी थी और उनके हाथ में जो कांच के गिलास का था वह जमीन पर पड़ा था। मिसेज आहूजा गुस्से में बोली, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है? तुम्हें नहीं पता किसी के घर मेहमान बनकर आते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? पवित्रा धीरे से बोली, सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। मिसेज आहूजा ने गुस्से में कहा, मेरे बेटे की सबसे बड़ी गलती तो तुम ही हो। उससे कहा था कि तुमसे शादी ना करे, लेकिन वह माना ही नहीं। और तभी आर्या आगे आई और बोली, मिसेज आहूजा, यह कैसे बिहेव कर रही हैं? आपकी बहू है, शादी को कितने साल हो गए, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हैं। आप हैं कि अपनी बहू पर चिल्ला रही हैं। देखिए, हमारे घर में यह सब नहीं होता और जहाँ तक मुझे लगता है आपको अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर अब तो पवित्रा ने आपको 2 पोते भी दे दिए। यह सुनकर मिसेज आहूजा हाथ बांधकर बोली, तो तुम्हारे घर में क्या होता है कि तुम हर पार्टी में अकेली जाओ? कहाँ है शिवाय? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पिछली बार जब मिस्टर वर्मा की पार्टी में आई थी तब भी आप अकेली थी। देखिए मिसेज रघुवंशी, आपके घर में क्या होता है और क्या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को कैसे भी हैंडल करूं, आपको बोलने का हक मैंने नहीं दिया। आर्या भी गुस्से में बोली, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। मिसेज आहूजा भी गुस्से में बोली, पवित्रा मेरी बहू है और अगर वह गलती करेगी तो मैं उसे जरूर डांटूंगी, समझी आप मेरे घर में ताक झांक करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने घर को संभालें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में हो, क्योंकि मैंने तो आपको और शिवाय को कभी भी साथ में नहीं देखा। हर पार्टी में आप अकेली ही होती हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में शिवाय का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर हो और आपको पता ही ना हो, या आपको पता हो और आप सबके सामने इज्जत का चोला ओढ़कर चुपचाप बैठी हो? यह सुनकर दृष्टि को गुस्सा आया। वह आगे आई और बोली, मिसेज आहूजा, मेहमान है, मेहमान बनकर रहिए। मिसेज आहूजा बोली, मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे, कब और क्या बनना है। अपनी बहन को सिखाओ कि अपने पति पर थोड़ी नजर रखे। इतना कहकर मिसेज आहूजा ने पवित्रा की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए बोली, चलो, तुम तो कहीं जाने लायक ही नहीं हो। मिसेज आहूजा उसे खींचकर बाहर गार्डन में ले आई जहां पलाश अपने पापा के साथ खड़ा हुआ था। उसने अपनी माँ और पवित्रा को ऐसे देखा तो 2 कदम आगे बढ़कर अपनी माँ के पास आया और उससे पवित्रा का हाथ छुड़वा कर बोला, कितनी बार कहा है माँ, मेरी बीवी से ठीक से पेश आया करो, वरना मैं अपनी बीवी को लेकर हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश बोला, मुझे नहीं पता था कि हमारे जाने के बाद पार्टी में इतना हंगामा हुआ है। मुझे तो लगा आर्या वैसे ही नाराज हुई होगी। खैर यह बताओ, पलाश इंडिया छोड़कर चला गया क्या? दृष्टि बोली, कहाँ जाएगा, वह इकलौता बेटा है, वह हमेशा अपनी बीवी को बचाता फिरता रहता है। एक बार छोड़कर भी चला गया था, लेकिन उसके पापा की तबीयत खराब हो गई तो वापस आहूजा मेंशन आ गया। उसने सास बहू की तो ऐसे ही खटपट रहती है। लेकिन एक बात अच्छी है, पवित्रा और पलाश में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। वह सब छोड़ो, जाकर अपने भाई को समझाओ कि उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दे। मेरी बहन को अच्छे से संभाल ले। वह आज सच में बहुत टूट गई। आज तक उसे किसी बाहर वाली औरत ने नहीं कहा था कि उसका पति उसे समय नहीं देता, लेकिन आज उसने किसी बाहर वाले के मुंह से सुन लिया और इसलिए वह ज्यादा हर्ट हो गई। दिव्यांश बोला, तुम फिक्र मत करो, सिवाय है ना, वह आर्या को ज्यादा देर नाराज नहीं रहने देगा। चलो तुम भी आराम कर लो। इतना कहकर उसने दृष्टि को सोफे पर से उठाया और बेड पर लेकर आया। दृष्टि और दिव्यांश थोड़ी ही देर में बेड पर लेटे हुए थे और एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। दूसरी तरफ आर्या की आंखों में नींद नहीं थी। आज कुछ भी पार्टी में हुआ था वह सब आर्या की आंखों में घूम रहा था। उसके जहां में घूम रहा था कि कहीं शिवाय को सच में कोई दूसरी औरत तो पसंद नहीं आ गई, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी एक औरत के दिल का दर्द मर्द नहीं समझ सकता था। ना जाने किस पल आर्या की आंखों में नींद आई। अगली सुबह जब आर्या की आंख खुली तो उसने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। आर्या ने हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखों के सामने शिवाय था, जो उसे गले लगाकर सो रहा था। आर्या को एक बार फिर कल रात की बातें याद आ गई और उसने शिवाय का हाथ
अपनी कमर से उठाकर झटक दिया और बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। और तभी उसने महसूस किया कि उसकी साड़ी का पल्लू शिवाय ने पकड़ा हुआ है। आर्या बिना पलटे बोली, शिवाय प्लीज छोड़ दो, मैं सच में बहुत गुस्से में हूँ। शिवाय ने कहा, इतना गुस्सा हो कि मुझे माफ नहीं करोगी? आर्या ने अपने पल्लू में झटका मार दिया और गुस्से में बोली, नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि यह शादी आराम से हो जाए तो मुझसे दूरी बनाकर रखे, वरना सच कहती हूँ शिवाय अगर छोड़कर चली गई तो पलटकर नहीं आऊंगी। इतना कहकर आर्या बाथरूम में चली गई और शिवाय उसका तो मूड ही खराब हो गया। वह बेड से उतरता हुआ बोला, लगता है सारी जिंदगी का आज नाराज हो गई। शिवाय छुई मुई इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वैसे भैया जल्दी से नाराज नहीं होती है और जब नाराज होती है तो तुझे लट्टू की तरह नचा देती है। शिवाय वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में आर्या नहाकर बाहर आई। उसने मिरर में खुद को देखा और तैयार होने लगी। अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी और तभी शिवाय थोड़ा सा आगे आया। उसने उसने आर्या के हाथों से ड्रायर को लेने की कोशिश की। आर्या ने झटका मारकर ड्रायर खुद ही पकड़ लिया और बोली, पहले तो कभी मेरे बाल नहीं सुखाए तो अभी नौटंकी क्यों? शिवाय बोला, माफ कर दो ना छुई मुई, गलती हो गई। अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि जितनी जरूरी काम से गया था। आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और बोली, हाँ मैं जानती हूँ आपके पास बहुत सारे जरूरी काम हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है तो वह मैं बस हूँ, क्योंकि मैं तो आपके एहसानों तले दबी हुई हूँ ना। आपने मुझे पागल से जो ठीक कर दिया, मेरे मुंह में जुबान डाल दी, मेरी फैमिली को एक कर दिया और मुझे तो उसका एहसान जिंदगी भर चुकाना है। यह सुनते ही शिवाय की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अगले ही पल आर्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है? तुम मेरे प्यार को एहसान का नाम दे रही हो? आर्या ने भी गुस्से में शिवाय का हाथ पकड़कर अपनी बाजू से हटाया और वह भी गुस्से में बोली, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, गुस्सा मुझे भी आता है और आपसे ज्यादा आता है। मैंने इस रिश्ते को संभालने की ठेकेदारी नहीं ले रखी है। इस रिश्ते को चलाना अकेला मेरा काम नहीं। अकेली मैं ही क्यों समझूं? आप क्यों नहीं समझते? और अगर नहीं समझते तो मत समझिए। आप मुझे आपको कुछ समझाना भी नहीं है कि मैं शांति से इस शादी में शामिल रहूं। तो मुझसे दूरी बनाकर रखे, वरना मैं अगर चली गई तो वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद चाहे कुछ भी कर लेना, वापस नहीं आऊंगी, मतलब वापस नहीं आऊंगी, समझे आप? और यह मोटी मोटी आंखें किसी और को दिखाइए, अब मैं इन आंखों से डरती नहीं हूँ। इतना कहकर आर्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रायर जोर से जमीन पर पटका और अपने बालों का जूड़ा बनाया और कमरे से निकल गई। शिवाय ने भी गुस्से में कहा, हाँ हाँ चले जाओ, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ? पता नहीं खुद को क्या समझती हैं, पहले तो कभी ऐसा भी नहीं किया, अचानक से पता नहीं किसने कान भर दिए। इसे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हुस्न परी यही बची। आर्या जो कि कॉरिडोर से जा रही थी, वह यह बात सुनकर रुक गई और वापस से अपने कमरे में आई और गुस्से में शिवाय को देखकर बोली, हाँ जानती हूँ, आपको कोई और हुस्न परी मिल गई और अब मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। शिवाय ने उंगली दिखाकर आर्या से कहा, आर्या बकवास करना बंद करो और यह उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो। आर्या भी गुस्से में बोली, बकवास मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया आपने। अरे अगर मेरे कोई कान भरता ना तो मैं आज से 20 साल पहले आपको छोड़कर चली जाती, लेकिन गई नहीं। इस मरे हुए रिश्ते में जान डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है इस रिश्ते को निभाने की, मुझे अब नहीं होता। शिवाय बोला, नहीं होता तो क्या करोगी? अपने घर चली जाओगी? घर जाने की धमकी दे रही हो? शिवाय रघुवंशी को धमकी दे रही हो? आर्या बोली, धमकी दे रही हूँ। अगर चाहते हैं कि इस घर की इज्जत घर में ही रहे तो अपनी अकड़ को कम कीजिए, वरना आप जानते नहीं मैं भी आर्या रजावत हूँ, वरदान सिंह रजावत की इकलौती बेटी, समझे? इतना कहकर आर्या फिर से चली गई। शिवाय भी गुस्से में लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने फिर अपना एक पैर उठाया और उस स्टूल पर दे मारा और चिल्लाकर बोला, जाती है तो जाए, मुझे क्या? अगले ही पल शिवाय के दिल और दिमाग उसके सामने खड़े थे। शिवाय बोला, निकलो दोनों यहाँ से, वरना उल्टे हाथ लगेगा। दिल ने कहा, क्या गलत कहा आर्या ने? प्यार करती है वह तुमसे, तुम उसे टाइम ही नहीं देते। याद है हनीमून के बाद उसे कहीं घुमाने लेकर गए हो? मुश्किल से 2-3 बार उसे डिनर कराने लेकर गए हैं, बस इससे ज्यादा तुमने आर्या को टाइम नहीं दिया। और वहीं दिमाग ने कहा, या दिल हमेशा तुझे फंसा देता है। अरे तुम भी तो काम करते हो, तुम कौन सा खाली बैठते हो? अगर आज तुम अगर कल पार्टी में तुम उस बॉडीगार्ड की बात मानकर नहीं जाते तो राधा और राघव का कहीं पता नहीं चलता। अगर राधा और राघव का पता नहीं चलता तो नित्या की सच्चाई बाहर नहीं आती। तो बिल्कुल ठीक है,
तुमने कुछ गलत नहीं किया। और तभी दिल में दिमाग के गाल पर एक जोरदार चाटा मारा और बोला, तेरी वजह से ही आर्या परेशान है। तूने ही सिवाय को भड़का भड़का कर उसका दिमाग खराब कर दिया। निकल यहाँ से। इतना कहकर दिल ने दिमाग को मारना शुरू कर दिया और वहीं सिवाय गुस्से में बोला, चले जाओ यहाँ से। दुनिया के सामने मुझे पागल डिक्लेयर करोगे क्या? निकलो यहाँ से। दिल और दिमाग दोनों ही चुपचाप मुंह लटका कर बाहर चले गए। वहीं सिवाय सोफे पर बैठ गया, सोच रहा था कि आखिर वह क्या करे। आज से पहले तो आर्या के बीच में इतनी लड़ाई नहीं हुई थी। अगर आर्या थोड़ा बहुत नाराज होती थी तो सिवाय उसे गले लगा लेता था और आर्या मान जाती थी। लेकिन आज तो रायता फैलता जा रहा था और इतने में किसी ने सिवाय के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सिवाय ने बिना देखे कहा, दिव्यांश प्लीज चला जा। वह सच में बहुत गुस्सा है। दिव्यांश अंदर आया और सिवाय के पास बैठकर बोला, क्या हुआ? खुद पर बीते तो बुरा लग रहा है। कभी सोचा था कि तूने मेरे और दृष्टि के बीच में कितनी बार झगड़े करवाए हैं? सिवाय ने हल्का सा चेहरा उठाकर दिव्यांश को देखा और बोला, वह ले लिया तूने बदला। पूरे 20 साल में वह इतना नहीं लड़ी जितना कल रात लड़कर चली गई, और अभी भी बहुत सारा सुनाकर गई है। सिवाय बोला, और तू चुपचाप सुन रहा है? मैं बाहर ही खड़ा था। मुझे मत बता, उसने तुझे सुनाया तो तू भी कम नहीं है, या जो तूने टेबल तोड़ी है, या मुझे चीख चीख कर बता रही है कि तू भी कम नहीं है। सिवाय बोला, उसे समझना चाहिए, मैं बिजी रहता हूँ। कल नहीं जाता तो राधा और राघव का पता नहीं चलता। सिवाय की बात सुनकर दिव्यांश खड़ा होकर उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया और बोला, हमेशा वही क्यों समझे? तू क्यों नहीं समझता? तूने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग क्यों नहीं की? पता है तुझे वह नाराज क्यों है? सिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, कल आए थे मिसेज आहूजा और दो चार कड़वी बातें बोलकर चली गई। बस लग गई हमारी साली साहिबा को। सिवाय बोला, अब क्या करूं? मुझे धमकी देकर गई। अगर मैंने उससे दूरी मेंटेन नहीं की तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। दिव्यांश बोला, करना क्या है? तेरे पास 1 हफ्ता है, मना ले। सिवाय बोला, 1 हफ्ता है मतलब फिर वह चली जाएगी? दिव्यांश ने कहा, जिस हिसाब से तुम दोनों की लड़ाई हुई है मुझे लगता है चली जाएगी। और अगर चली गई तो सीधा सीधा माफिया किंग से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर रहा है तू। तू अच्छे से जानता है वरदान साहब जितना शांत दिखते हैं उतने है नहीं। अगर उनकी बेटी का दिल टूटा तो तू देख लियो, हाथ धो बैठेगा। सोच लो तुम्हारा क्या होगा। सिवाय भी एटीट्यूड में बोला, क्या होगा मतलब? मैं डरता हूँ क्या ससुर जी से? दिव्यांश ने कहा, डरता कोई किसी से नहीं है, एक इज्जत होती है। अगर वरदान साहब तुझे डांट देंगे तो उनका हक बनता है, लेकिन अगर तू उन्हें पलट कर जवाब देगा तो चाचू तुझे छोड़ेंगे नहीं। एक तो तू गलती भी करता है, ऊपर से मानता भी नहीं। देख तेरी ही बीबी है, अपने एटीट्यूड को साइड में रख और मना ले। सिवाय बोला, हमेशा मनाता हूँ। दिव्यांश ने कहा, तो क्या हो गया? बीवी नहीं है तेरी, तू नहीं मनाएगा तो क्या कोई और दूसरा मनाएगा? उसे नाराज होने का हक नहीं है क्या? और देखा जाए तो वह सारी जिंदगी में इस बार भी ढंग से नाराज हुई है। मुझे देख, मैंने तो दृष्टि को मनाने के लिए अमेरिका तक चला गया था और वहां सबके सामने गिटार बजाकर गाना भी गा रहा था, जबकि फटा बांस हूं मैं। जब मैं अपनी दृष्टि को मनाने के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो तू नहीं कर सकता। सिवाय बोला, तो तू क्या चाहता है, मैं भी गले में गिटार डालूं और आर्या के पीछे पीछे गिटार बजाकर घूमूं? क्यों? दिव्यांश बोला, अरे अगर तेरे गिटार बजाने से वह मान जाती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बाकी तेरी मर्जी। बस कोशिश कर कि तेरी और आर्या की लड़ाई फैमिली वालों के सामने ना जाए। दिव्यांश बोला, तू जानता है चाचू को। इतना कहकर दिव्यांश वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही सिवाय बोला, मैं तो सच में नहीं मनाऊंगा, बिल्कुल नहीं मनाऊंगा, मनाऊंगा ही नहीं। अगले 1 घंटे में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तभी सभी के कानों में गिटार की धीमी धीमी सी आवाज आई, और जैसे ही दिव्यांश ने यह आवाज सुनी उसे हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। सबकी नजर दिव्यांश पर टिक गई। हर्षवर्धन बोला, अपना चेकअप करा ले, पागल तो नहीं हो गया तू? फिर उसने दृष्टि को देखकर कहा, क्या हुआ है तुम्हारे पति को? सेंटर में है? यह देखकर दृष्टि भी हैरानी से दिव्यांश को देख रही थी। दिव्यांश की हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दृष्टि ने एक हाथ बढ़ाकर दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा हिलाकर बोली, दिव्यांश कैसे बिहेव कर रहे हो आप? लेकिन दिव्यांश, वह तो जैसे आज खुलकर हंस रहा था, और दिव्यांश को ऐसे हंसता हुआ देखकर घर के सारे
लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, खासकर घर की बहुओं की। उन्होंने पहली बार अपने ससुर को इतना हंसते हुए जो देखा था। वहीं दूसरी तरफ गिटार की आवाज अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और तभी सिवाय सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनकर और गले में गिटार डालकर बिल्कुल अरिजीत बनकर गिटार बजाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। सबकी नजर सिवाय पर गई तो अब पूरी फैमिली खुलकर हंसने लगी। वहीं हर्षवर्धन ने भी अपनी मेन चेयर से पीछे पलट कर देखा तो वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रहा। सिवाय वह तो गिटार बजाता बजाता गाना गा रहा था, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, सुनो ना संगमरमर की या दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। लेकिन अगले ही पल वह चुप हो गया। उसने सबको देखकर कहा, अरे मेरी कहाँ है? लेकिन ये सब सिवाय को इस गेटअप में देखकर हंस रहे थे। जूनियर रघुवंशी का तो बुरा हाल था। वहीं विराज और वीरा भी खुलकर हंस रहे थे और तभी सिवाय उन दोनों को देखकर बोला, तुम थोड़ा धीरे हंसो, इतना फनी भी नहीं लग रहा हूं मैं। लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था, खासकर जूनियर रघुवंशी, क्योंकि उन्होंने तो पहली बार सिवाय का यह रूप देखा था। सिवाय ने एक बार फिर कहा, अरे मैं सुबह से अरिजीत बनकर घूम रहा हूँ, मुझे बता दो मेरी छुई मुई कहाँ है? उसी के लिए तो इस गिटार को अपने गले में डाला है। सबने किचन की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन हंसी किसी की भी नहीं रुक रही थी। सिवाय उन सब के पास आया, उसने अपना गिटार अपने कंधे पर टांगा और सबको देखकर बोला, शर्म नहीं आती? ऐसे हंस रहे हो जैसे तुम लोगों की बीबी नाराज नहीं होती। सीखो मुझसे कुछ, बीबी को कैसे मनाते हैं। या एक दिव्यांश है जो जब देखो दृष्टि भाभी को परेशान करता रहता है। अरे कभी गिटार गले में डालकर ट्राई कर। दिव्यांश तो इतना हंस रहा था कि आज पहली बार वह सिवाय के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी तो हालत खराब हो गई थी। सिवाय ने दिव्यांश को देखा और एक एप्पल उठाकर उसकी तरफ फेंक कर मारा और बोला, सबसे ज्यादा तो तू हंस रहा है, चुप हो जा, शर्म नहीं आती? दिव्यांश हंसता हुआ बोला, अबे तू तो कह रहा था कि तू साली साहिबा को नहीं मनाएगा, लेकिन तू तो जोगी वाला रूप धारण कर लिया। सिवाय बोला, मैंने कब कहा कि मैं अपनी छुई मुई को नहीं मनाऊंगा? अरे क्यों नहीं मनाऊंगा? इकलौती बीबी है मेरी, मनाना तो पड़ेगा ही। मेरी गलती भी तो है, वह सारी मैं अपनी परेशानी को जो करता हूँ। अब सब के सब अपना मुंह बंद कर लो, मुझे जाने दो अपनी छुई मुई के पास। इतना कहकर सिवाय ने फिर से अपना गिटार बजाना शुरू कर दिया और वह इतना बेसुरा गिटार बजा रहा था कि सब उसके गिटार बजाने से ही हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। आखिरकार युग बोला, अरे मामू ऐसे नहीं बजाते गिटार को, गिटार की भी बेइज्जती कर रहे हो। सिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, ओ छोटे राजवीर, चुपचाप बैठ जा वरना इसे फेंक कर मारूंगा। मुझे कौन सा बजाना है, बस अपनी छुईमुई को मनाने के लिए इस फटीचर से गिटार को तेरे कमरे से निकाल कर लाया हूँ। युग को हंसी आ गई। फिर वह हंसता हुआ बोला, मामू फटीचर नहीं है, वह जब मेरी बीवी नाराज होगी तो यही काम आएगा, और जब पापा की बीवी नाराज होती है तो पापा भी इसे ही सही से इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर सबने राजवीर की तरफ देखा। कोई नहीं जानता था कि राजवीर को गिटार बजाना भी आता होगा। राजवीर ने हंसते हुए युग को देखा और चुप रहने का इशारा किया। सिवाय बोला, अच्छा मुझे लगा इस घर में मैं आशिक हूँ, यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। इतना कहकर वह किचन में चला गया जहाँ आर्या गुस्से में पराठे बना रही थी। ऐसा नहीं था कि आर्या को बाहर हुई बातों के बारे में पता नहीं था, वह अच्छे से जानती थी कि उसका नौटंकी पति क्या कर रहा है। और तभी सिवाय वहीं किचन में आलती पालती मारकर बैठ गया और फिर से गिटार बजाता हुआ गुनगुनाने लगा, सुनो ना संगमरमर की या दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। और तभी आर्या ने पलट कर सिवाय को देखा और गुस्से में बोली, अपना या बेसुरा राग लेकर यहाँ से उठकर बाहर चले जाओ, वरना बेलन फेंक कर मार दूंगी। उठो यहाँ से, जाकर संगमरमर की दीवारों को ही अपना या बेसुरा सा फटीचर सा गाना सुनाओ, जाओ यहाँ से। लेकिन सिवाय तो आंखें बंद किए हुए बस जैसे तैसे गिटार बजा रहा था और जोर जोर से कह रहा था, सुनो ना संगमरमर की या दीवारें। आर्या क्या कह रही थी उसने सुना ही नहीं। आर्या के तो कान पक गए थे। उसने पास रखा हुआ एक पानी का जग उठाया और सीधा सिवाय के सर पर उड़ेल दिया और तब जाकर सिवाय को होश आया। सिवाय एकदम से उठ गया और अपने चेहरे को पोंछता हुआ बोला, छुईमुई यह क्या बदतमीजी है? आर्या गुस्से में बोली, बदतमीजी मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अगर आपको यह लगता है कि इतना बेसुरा गिटार बजाने से और फटा बांस की तरह गाने से
मैं मान जाऊंगी तो नहीं मानने वाली, जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना, शांति से मुझे यहाँ रहने दीजिए वरना अभी घर चली जाऊंगी। आज फिर अपने आप पापा को जवाब देते रहना। शिवाय ने अपना गिटार उठाया और चुपचाप बाहर आ गया। बाहर आते ही सबने शिवाय को देखा और एक बार फिर सब हंस पड़े। शिवाय ने गुस्से में गिटार जमीन पर दे मारा और बोला, मैं नहीं मनाने वाला उसको। और तभी हर्षवर्धन ने पलट कर शिवाय को देखकर कहा, तेरे और बहू के बीच में लड़ाई हुई है। शिवाय ने एकदम से गर्दन हिलाई और बोला, अरे नहीं चाचू, छोटी सी बात को लेकर नाराज है। और तभी आर्या गुस्से में बोली, बेलन लेकर बाहर आई और हर्षवर्धन को देखकर बोली, चाचू छोटी सी बात नहीं है, आपको पता है ना कल मिसेज आहूजा मुझे कितना कुछ सुना गई। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने कंधे उचकाकर कहा, मैं बहुत जरूरी काम से गया था, क्या होगा। आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।